हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कल एक जेई का पेपर आपका हुआ 29 जैन को। तो आज हम उसका एक ओवरऑल रिव्यू दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। जैसा कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर परखना हो तो उसे पूरा पूरा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ही हमें उसके बारे में पता चल जाता है। तो कुछ क्वेश्चन से ही हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली जेई का जो इस साल का स्टैंडर्ड अभी जनवरी सेशन का जा रहा है वो लेवल कैसा जा रहा है, और आने वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स को उस हिसाब से क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। राइट। तो आइए देखते हैं, हमने मैथ्स और फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं और फिर मैं आपको ओवरऑल रिव्यू बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन आया है। देखो, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। राइट। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की रेंज बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी से लेकर के बहुत टफ तक हो सकता है। आप ये समझते ही हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि भैया ऐड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पॉइंट के टॉस में, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और बेस थ्योरम के जो टफ क्वेश्चन है वो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, समटाइम्स जो स्टूडेंट्स को ये मतलब कॉन्फिडेंस सा नहीं रहता। उन्हें ये लगता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जैसा कि हम हमेशा अपनी क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को ये बताते रहते हैं कि बॉस कुछ भी छोड़ के मत जाओ, स्पेशली एनसीईआरटी का लेवल तो मत छोड़ के जाओ। एनसीईआरटी के लेवल पे तो आप सारी चीजें प्रिपेयर करके जाओ। आप देखो, उसका बेनिफिट हो गया क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है वो आपको एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का मिल गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बहुत किए हुए हैं। क्या बोलता है, क्या डाई इज रोल्ड टिल टू इज ऑब्टेन्ड। मतलब डाई को हमको तब तक रोल करना है जब तक दो ना आ जाए। तो किसी भी डाई को अगर हम रोल करते हैं, डाई का आपको सैंपल स्पेस पता होता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो टू आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, टू आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी 1/6। मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। और टू के ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें तब तक रोल करना है जब तक कि टू ना आए। राइट, सॉरी, जब तक टू आ जाए। तो टू जब तक ना आए तब तक हमें खेलते रहना है। राइट। तो टू के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6। 1 - 1/6 हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात ये आ गई कि आपको ये पता है। तो अब आपको एक कंडीशन आगे दे रहा है, वह कंडीशन ये दे रहा है कि भैया प्रोबेबिलिटी आपको इस बात की निकालनी है कि टू आप इवन टॉसेस में आता है। इसका मतलब जब आपने पहली बार टॉस किया तो आपका टू नहीं आ सकता, है ना। तो नेट प्रोबेबिलिटी जब हमें निकालना है, भैया हमने पहली बार टॉस किया, हमारा टू नहीं आया। सेकंड टॉस में, सेकंड हमारा इवन नंबर है तो टू आ गया, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा ना हो, पहली बार में टू नहीं आया, दूसरी बार में भी टू नहीं आया, तीसरी बार में भी टू नहीं आया, ठीक है, तो चौथी बार में टू आएगा। इवन टॉसेस पे हमें टू लेकर के आना है। राइट। तो क्या हो जाएगा, ये टू ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 1/6। फिर आपका 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये आपको एक जीपी की सीरीज मिल जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म आपका हो गया 5/6 1/6, 1 - 5/6 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5/11, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत ही इजी और आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, हर शिफ्ट में देखो एक ऐसा हो रहा है कि आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट पे है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें शायद आपको दम लगे, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आसपास ही घूम रहे हैं। राइट। मैथ्स में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वो भी स्टैंडर्ड क्या बढ़ रहा है, मतलब कुछ टॉपिक पे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड गया हुआ है। लेकिन मैथ्स में हम ये बोल सकते हैं कि मैथ एकदम एनसीईआरटी के आसपास नहीं है, तो वो कभी रहती भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैथ्स में प्रैक्टिस के उस लेवल के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए नहीं है। कुछ चैप्टर्स में अच्छे दिए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ठीक है, 3D कंपैरेटिवली ठीक है, ठीक है, वेक्टर 3D। तो ये टॉपिक एनसीईआरटी के अच्छे हैं। लेकिन जैसे हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट शायद बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में कवर नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण अदरवाइज कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट वही है जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो मैथ में ज्यादा है, इसलिए मैथ्स आपका थोड़ा सा टफ बच्चों को फील हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री काफी इजी फील हो रहा है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जैसे इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं डील करता, लेकिन है ये लिमिट के क्वेश्चन, ठीक है। लेबनिट्ज रूल लगाना है आपको और लेबनिट्ज रूल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
लेबनिट्ज रूल लगा के इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब आपको पता है कि जब आप कर रहे हो तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इस लिमिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि भैया ऊपर का अगर कोई एफ एक्स बाई जी एक्स का फंक्शन है, एल हॉस्पिटल रूल हमें यही बोलता है ना, और वो अगर लिमिट में है तो आप देखो वो जीरो के लिए ट्रू है, एक्स प्लस एच निकाल के आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आंसर आएगा। ठीक है, तो वो लिमिट जो है वो एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स के लिए भी ट्रू होगी। यही बोलता है एल हॉस्पिटल रूल हमारा। ऊपर का फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा, नीचे का फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा। कर दो, सोचो मत, कर दो। तो ये हो गया 2 टाइम्स x - 5/2। अब ये इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लेबनिट्ज रूल लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -3x²। ठीक है, लोअर लिमिट के लिए कर रहे हैं हम लोग, -3x², इसका डिफरेंशिएशन कर दो और इसको इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा cos x। राइट, अब अभी भी हमें दिख रहा है कि ये 0/0 फॉर्म कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपका लग जाएगा। ठीक है, तो -3 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x cos x -x² sin x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब लिमिट आपकी जो है एक्सटेंस टू π/2, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, ये सिंपल शॉर्टकट्स हैं, इससे क्वेश्चन 10-10 सेकंड में सॉल्व होंगे। ठीक है, लिमिट आप डायरेक्टली पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, ये π/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये आपका आ गया 3π² 8। सिंपल क्वेश्चन, कहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर मेरे से पूछो लिमिट का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर लिमिट भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, मतलब रेंज बहुत ज्यादा है क्वेश्चन की, बहुत इजी से बहुत टफ हो सकते हैं। अगर एग्जामिनर इसको कॉम्प्लिकेट करने पे आ गया तो लिमिट बहुत हद तक कॉम्प्लिकेट की जा सकती है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम कैलकुलस पढ़ने जाते हैं ना, तो कैलकुलस में फंक्शन, जहां भी हम जिन चैप्टर्स में हम लोग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इन्वॉल्व कर देते हैं, थोड़ा ग्राफ के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पूछी गई है, डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड हमारे पास अवेलेबल है, कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना। लेकिन हाँ, ये जो मेथड अवेलेबल है ये शायद एनसीईआरटी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, लिमिट टॉपिक एनसीईआरटी को बिलोंग करता है, लेकिन ये मेथड एनसीईआरटी को बिलोंग नहीं करता। तो ये अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करी तो आपके लिए बहुत इजी, अदरवाइज हमें कई बार टफ फील होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ईयर 2023 में भी आया था। ठीक है, तो ये हमेशा बोला जाता है कि आप लोग जो है आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। जितना आप अच्छे से पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया रहता है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न 2023 में भी आया हुआ है मेंस में। राइट, तो अभी देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और वो इंक्रीजिंग है, ये साफ साफ आपको बता रहा है। ठीक है, उसका सिक्स टर्म जो है, ठीक है, a6, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिक्स टर्म्स को a+5d = 2। और आपको बोल रहा है कि जो आपका A1, A5 और A4 का प्रोडक्ट है वो आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, मैक्सिमाइज होगा। तो A1 तो A हो गया, ठीक है, ये A+4d हो गया, ये A+3d हो गया, ये है y तो y a हो गया। अब यहाँ पे a को हम लोग एक ही वेरिएबल के टर्म में इसको हम लोग लेकर के आ जाते हैं, a को भी हम d में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 2 - 5d + 4d। ठीक है, दूसरा टर्म आपका हो जाएगा 2 - 5d + 3d, तो ये आपका आ गया। और a जो होगा ये हो गया 2 - 5d, तो 2 - 5d, 2 - d एंड 2 - 2d। राइट, अब देखो यहां से ये 2 कॉमन ले लो, जैसे पहले ही बाहर रख लो, अंदर आपका आ गया 2 - 5d और 2 - d एंड 1 - d। ठीक है, 2 2 - 5d, तो अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए। 2 - 5d और इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d² - 3d + 2। ठीक है, अब यहाँ पे
हमें मैक्सिमम मिनिमा, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ये वैल्यू ग्रेटेस्ट है, मतलब y क्या है, प्रोडक्ट है a1 a5 a4 का, और y मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक ही है डी, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लो यहाँ से, चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, और मल्टीप्लाई करके इसे क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर लें, थोड़ा बड़ा हो जाता है इसे, यहीं से कर लेते हैं इसको। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया -5 टाइम्स डी स्क्वायर -3d +2 -5d, और ये आपका हो जाएगा 2d-3। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे सॉल्व, तो आपको जो बाहर मिल जाएगी वैल्यू, एक माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा, और अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, 15d² -34d +16। इसको जीरो करके हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसे क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं, तो जो डी की वैल्यू है दो आती है हमारे पास में, एक आती है 8/5 और एक डी की वैल्यू आती है 2/3, इंक्रीजिंग है, इसलिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी। ये पैटर्न 2023 के मेंस में भी आ चुका है। ठीक है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पीवाई क्यू से हमारे पास हमें बेनिफिट क्या मिलता है, पीवाई क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जनवरी में भी एग्जाम कराना है यार, फरवरी अप्रैल में भी एग्जाम कराना है, एक हर दिन 2 शिफ्ट हो रहे हैं, 4 दिन का सेशन बन रहा है आपका, या 5 दिन का सेशन बन रहा है, तो उसमें आपके 8 पेपर 10 पेपर यहाँ पे अरेंज होने, ठीक है, एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चन है, मतलब 200-250 क्वेश्चन होने। आप समझ रहे हो, मतलब दोनों शिफ्ट को मिला ले तो 400 क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं, और ये हर साल होना है। तो क्वेश्चन के पैटर्न की रिपीटेशन बहुत पॉसिबल होती है, इसलिए पीवाई क्यूज बेनिफिशियल होता है मेंस में। देखो, मेंस और एडवांस की स्ट्रेटजीज बहुत अलग होती है। तो मेंस में हमारे लिए क्या जरूरी है, मेंस में हमारे लिए जरूरी है स्पीड, एक्यूरेसी, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हो, और कोई भी टॉपिक आप छोड़ देना, तो आप मान के चलो कि मेंस आपके लिए काफी हद तक थ्रू हो जाती है। एडवांस में जो होती है स्ट्रेटजीज फिर बदल जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इस क्वेश्चन की, ये देखो, देखने में बड़ा टफ सा दिखने वाला जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन हम स्पेशली जो मैंने अपनी शीट बच्चों को देते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं जो हमने प्रैक्टिस करवाए हैं। इंटीग्रेशन के लिए, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, इंटीग्रेशन के बारे में आपको बोलना चाहूंगा। देखो, इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है, आना ही आना है, आपको पता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलने हैं, बोर्ड लेवल पे भी इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंटीग्रेशन का अच्छा करने का, सिर्फ इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सब टॉपिक जो है वो ट्रिक्स पे चलते हैं, पैटर्न्स पे चलते हैं। ठीक है, इनमें कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा। ठीक है, जैसे फंक्शन है, फंक्शन में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमें क्वेश्चन भले कम हो, लेकिन हमें हर क्वेश्चन की डिटेल में उतरना है, ऐसा क्यों हुआ, राइट, है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि हर जगह सवाल पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं रहता कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे क्या रहता है कि भैया ये है, इस टाइप के पैटर्न में ये ट्रिक्स लगती है, इस टाइप के पैटर्न में ये ट्रिक्स लगती है, आपको रटी हुई होनी चाहिए। वो कैसे होंगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाओगे। तो देखो यहाँ पे जैसे है, अब इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं हम लोग, एक I1 बोल देते हैं, -π/2 से π/2 x² cos x बाई 1 + π⁴x dx, और एक हम I2 बोल देते हैं, ये हो जाएगा -π/2 से π/2 1 + sin² x अपॉन 1 + e⁻sin x 2023 dx। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपको देखते ही समझना है, कभी भी ना ये ऊपर x का इवन पावर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, नीचे आपका है तो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है, लॉगरिथमिक होगा, है ना। जब भी आप I1 में प्रॉपर्टी यूज करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कि भैया a/b fx dx इज इक्वल टू a/b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है, तो ये आपको नेगेटिव पावर के साथ मिलेगा। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली टर्म आपकी गायब हो जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगा 2I1 इज इक्वल टू -π/2 से π/2 x² cos x dx। आपको ये डिटेल में समझना है तो इंटीग्रेशन की मेरी वीडियोस हैं, वो आप देखिए, जिसमें हमने डिटेल में चीजें सॉल्व करके दिखाई। ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही चीज होगा, आपको मिल जाएगा 2I2 इज इक्वल टू -π/2 से π/2 1 + sin² x dx। अब ये इवन फंक्शन आपको दिख रहा है, -a से +a, तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा, I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 से π/2
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 0 से π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब जो बड़ा खतरनाक सा इंटीग्रेशन आपको दिख रहा था अभी तक, वो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान से टर्म में टूट गया। अब ये जो चीजें हैं जो आपको पता है कि कैसे सॉल्व होते हैं, बाई पार्ट्स यूज करोगे। I1 की जो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, ये डिफरेंशिएट होगा तो 2, और आपका हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 से π/2 में। ठीक है, I2 आपको पता ही है कैसे करना है। ठीक है, जब यहाँ पे आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा π²/4 - 2। ठीक है, I2 जो आ जाएगा, इसको आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos2x/2 करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, ये आपका आएगा 3π/4, है ना। ये वैल्यू आपको मिलेगी इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट रखूंगा 3π/4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे π²/4 प्लस 3π/4 -2। यहाँ से आप π/4 कॉमन निकालोगे तो अंदर आपको मिलेगी वैल्यू π+3 - 2। अब जब आप इसे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको साफ पता चल रहा है अल्फा की वैल्यू 3। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 3। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में हम अगली शिफ्ट वालों को बताते चल रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ बच्चे जिनकी प्रिपरेशन शायद बहुत अच्छे से ना हो पाई, वो बोर्ड में बिजी हो, ठीक है, उनको बताते चल रहे हैं कि यार एक महीना अप्रैल का भी आपके लिए गेम चेंज के लिए बहुत है। अगर यही लेवल आने वाला है तो बस पैटर्न ही तो रटना है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये हमें देखते समझ में आ रहा है, बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जिनको देखते समझ में आ गया होगा, बस ये होगा, उन्होंने डायरेक्ट लिख लिया होगा कि भाई I1 आपका ना डायरेक्ट, मतलब क्वेश्चन देखने के बाद उन्होंने सीधे ये वाला स्टेप लिखा होगा। उसके बाद तो मामला 1 मिनट का ही है। जैसे नॉर्मली दिख रहा है क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा कि कैसे सॉल्व होगा, अगर बच्चे को इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच गया तो उसके बाद तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, आपको पता है कैसे किए जाते हैं। उसके बाद तो मामला 1 मिनट का ही है ना। तो आपको यहाँ पे क्या पे ध्यान रखना है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो मेंस वगैरह के एग्जाम जो है पैटर्न पे खेले जाते हैं, PYQs करो, या ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स है। हमेशा हम बच्चों को बोलते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, अच्छी बुक्स को आप जरूर सॉल्व करें, राइट। या स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, मतलब ये इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर साल ये होंगे, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इनके पैटर्न आप याद रखेंगे, इतने बार प्रैक्टिस कर लें कि ये रट जाए। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के रिजल्ट से आप याद रखें, नॉट ओनली इंडेफिनेट के फॉर्मूला, इवन डेफिनेट के भी रिजल्ट हम कहते हैं कि वो याद हो जाने चाहिए। अब याद मतलब आपको बैठ के याद नहीं करनी, इतने बार प्रैक्टिस कर लो कि वो याद हो जाए। जैसे लॉग साइन एक्स हो गया, है ना, 0 से π/2 लॉग साइन। अब ये सब हमें याद हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि इनका यूज समटाइम्स हमें मिल जाएगा बड़े क्वेश्चन। मतलब 2 स्टेप सॉल्व किए इंटीग्रेशन और पता चला इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। 2023 के एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, आप चेक करो PYQ में, 2 स्टेप हमने सॉल्व किए और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में ब्रेक होकर आ गया। उसको वो हमको याद है कि उसका रिजल्ट क्या होता है, तो हमको टाइम 1 मिनट ही लगेगा। तो जो ये बोला जा रहा है कि मैथ्स आपका टफ है, टफ नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड है थोड़ा सा। आप स्टैंडर्ड जो टॉप लेवल क्वेश्चन है उन पे आप जाओ, उनको सॉल्व करके रखो, राइट। देखो अगेन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन एक्स साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यार एक ऑड मैन आउट हमें क्या दिख रहा है, टेन एक्स, ठीक है, बाकी सब साइन कॉस के टर्म है। हमको पता है कि यार साइन कॉस जो होता है हमारे लिए ज्यादा आसान सा मामला होता है, तो एक ऑड मैन आउट जो है उसको भी कन्वर्ट कर लूँ, है ना। अभी देखना है कैसे आराम से ये चीजें हो जाएगी। भैया देखते ही पहला काम आपका यही होना चाहिए ना। देखो मैं जैसे हम लोग क्लास में बताते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं बच्चों को कि यार आपने एक चीज के लिए तो प्रिपेयर्ड रहो, कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो जेई लेवल पे जब हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन देखते ही स्टेप 1 पे समझ में आ जाए। समझ रहे हो बात को?
आपको ये जरूरी नहीं है कि देखते ही स्टेप 1 पे आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। तो उसके लिए क्या होता है, एक दो स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये ऑड मैन आउट है ना भैया, साइन कॉस के बीच में, सारे साइन कॉस के फंक्शन के बीच में टेन क्या कर रहा है, हटाओ इसे। ठीक है, अब देखो कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स तो हमारे पास था, ये कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ऊपर मिल जाएगा हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। नीचे आपका आ जाएगा, ये कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब यहाँ से एक साइन एक्स जो है हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल सी एक चीज दिखाता हूँ। अगर हम साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 3 sin x। डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 sin² x, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये हमें क्या मिल जाता है, 3 cos² x एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लेते हो तो अंदर मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और बाहर 3 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से 1/3 और 3 कर दूँ तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो टर्म है न्यूमरेटर, वो नीचे वाले टर्म का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो सिंपल से हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस सी। सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है हमें ज्यादा, एकदम आराम से हमारा काम हो गया, है ना। तो ये हमें बेनिफिट है करने का। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो बहुत आसान था, इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं था, ये बहुत इजी इंटीग्रेशन था जो आपको पता है कैसे किया जाता है, राइट। ये सब आपको मालूम है कि ये चीजें कैसे की जाती है। अब इससे पहले मैं कुछ फिजिक्स से क्वेश्चन दिखाऊं आपको। ठीक है, एक मैथ्स का और क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है जो एज सच नहीं आना चाहिए। 11c1/2, 11c2/3 से लेकर के आपको वैल्यू निकालनी है 11c9/10 इज इक्वल टू m/n है। तो आपको बताना है m प्लस n क्या होगा। ठीक है, देखो 1 + x⁻11, ठीक है, ये होता है आपका 11c0 प्लस 11c1x 11c2x² से लेकर के 11c11x⁻11, राइट। इसको हम इंटीग्रेट अगर करते हैं तो 1 + x⁻11 dx, ठीक है, 0 to 1 पे ही कर लेंगे हम लोग, है ना, या 1 रख देंगे इंटीग्रेट करके। ये आपका हो जाएगा 11c0 11c1x² 2 11c2x³ 3 से लेकर के 11c11x⁻12/12। ठीक है, कभी भी अगर हमें बाइनोमियल सीरीज कोएफिशिएंट पे क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज पे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर पे नंबर हो, तो वहां पे हम इंटीग्रल कैलकुलस से प्रोसीड करते हैं। और भी दूसरे तरीके, बट इंटीग्रल कैलकुलस का जो प्रोसीजर है वो हमारे लिए सबसे इजीएस्ट प्रोसीजर है। ठीक, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 12/12, 11c0 11c1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर 11c2/3 एक्स क्यूब 11c9/10 x⁻10 11c10/11 x⁻11 एंड 11c11/12 x⁻12, ये मिलेगा, है ना। अब अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो ये मिल जाना 2⁻12/12, 11c0 11c1/2 11c2/3
अप टू 11C9/10। अब देखो 11C10 की वैल्यू होगी 11। ठीक है, तो 11/11 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 11C11 की वैल्यू होगी 1, तो ये हो जाएगा 1/12 एक्सपोनेंट 1। ये दो टर्म और एक ये टर्म, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाना है। ठीक है, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो आपको दिया हुआ है कि 11C2, 11C1/2, 11C2/3 से लेकर के 11C9/10, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 12/12। ये वन और ये वन 2, और ये आ जाएगा 1/12, -1/12 -2। राइट, है ना? क्लियर है? बहुत ही आसान सी चीज है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बहुत ही आसान था, आप यहाँ पे ध्यान से देखते तो आपने करना क्या है, ठीक है ना? तो अब आपको खाली इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। अभी तो बहुत ईजी है आपके लिए, 2 की पावर है तो बहुत ज्यादा में दिक्कत नहीं है। तो इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 12, आई थिंक 4 जीरो समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व, टर्म को सॉल्व करना है, वो वैल्यू n/n आ जाएगी, कंपेयर करके और n+n ऐड करके हमें इसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन बताने का पर्पस ये था कि जब सिलेबस जेई का आया था, लॉन्च किया गया था, तो उस समय ये बोला गया था कि बाइनोमियल सीरीज वाला पार्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इससे क्वेश्चन आए, ऐसा प्रीवियस शिफ्ट्स में भी देखा गया कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करके क्वेश्चन बना, जो बोला गया जो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये जब ये चीजें आई थी, जब आपका सिलेबस आया था, तब भी हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि जो टॉपिक पूरी, जो पूरा चैप्टर हटा दिया गया, वो तो ठीक है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर किसी चैप्टर से कोई एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, उसे आप पढ़ लो, देर आर चांसेस कि वो क्वेश्चंस आ जाए। राइट, क्योंकि कई बार डायरेक्ट एप्लीकेशन, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में वो यूज होते हैं, भले वो टॉपिक हट गया हो, लेकिन आपका वो कॉन्सेप्ट किसी और जगह यूज हो रहा होगा, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी कह सकता है कि भैया ठीक है, हमने वो टॉपिक डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा नहीं। ठीक है, लेकिन ये देखा गया है कि ये प्रीवियस शिफ्ट में भी देखा गया कि जो चीजें आपकी हट गई थी, वो भी आपकी पूछी जा रही। क्लियर? तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा देख करके जाना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया था। देखो, फिजिक्स की हम बात करते हैं तो फिजिक्स में ना बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 20+ बच्चे बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिजिक्स में करना क्या है कि सारे ही क्वेश्चंस का फॉर्मूले देख करके जाने। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, 100 kg का मास है, ठीक है, 10 मीटर का ट्रेवल है, यहाँ पे जाके वो रुक जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। राइट, म्यू की वैल्यू 0.4 है, वर्क डन निकालना है, मतलब एनसीईआरटी में भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 0.4 है, मास आपका दिया गया है 100 kg, जी की वैल्यू 10 है, नेक्स्ट 10 मीटर। ठीक है, 4000 जूल आपका मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब डिस्कस करने का मतलब, मगर आप जेई के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो जेई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता हो, ठीक है, कि हमें कहाँ पे कौन सी चीजें करनी है। ठीक है, हम किस लेवल तक जाएंगे। अब मान लो बच्चे एस सी वर्मा और ये सब बना करके आप जा रहे हो, तो डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन एस सी वर्मा का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एस सी वर्मा का आया हुआ, सेम टू सेम एज इट इज एस सी वर्मा से पूछा। तो आप इसलिए हम पहली बात ये है कि पहली बात तो आप स्टैंडर्ड बुक्स की प्रैक्टिस करो। एस सी वर्मा हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, इसलिए क्योंकि एस सी वर्मा सिंपल क्वेश्चन, बेसिक एनसीईआरटी जो से बिले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से शुरू करके हायर लेवल तक में उसकी एक्सरसाइज जाती है।
तो अगर आप एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेकर के आप हाई लेवल एक्सरसाइज तक प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको कौन रोक सकता है। तो फिजिक्स में हर टॉपिक में चाहे वो 12th के टॉपिक हो चाहे 11th का टॉपिक, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है आपका, एच बाई अंडर रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एच बाई अंडर रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन, टू मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये तो करना है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास इलेक्ट्रॉन के मास को डिवाइड करेंगे, इट विल कम इक्वल। ये रेशियो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर आप बात करोगे 2013 2014 का, आप अगर मेंस देखो 2013 में, 2014 का देखो, 2016 का देखो, तो वहां पे जो फिजिक्स का स्टैंडर्ड है और अभी जो इस बार या पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं फिजिक्स की लेवल का स्टैंडर्ड, तो थोड़ा उसमें भी डिफरेंस आ चुका है। पहले फिर भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन अभी काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा हो, ठीक है। एनसीईआरटी के आसपास चीजें घूम रही हैं। हाँ, आपको पढ़ना सब कुछ है, आप छोड़ कुछ नहीं। जब पेपर इजी होता है तो फिर आपका गेम पलट जाता है। आपके पास क्या रहता है कि भाई आपको पूरा प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये एक जनरल रिव्यू मैंने दिया, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो। केमिस्ट्री में भी आपको मैंने एक चीज बताई, क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे आए हुए हैं। फिजिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आए हुए हैं। जितने क्वेश्चन हमको अभी तक दिखे, तो पता ही मेमोरी बेस्ड है, इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन शायद थोड़े ऊपर नीचे भी हों, पूरे ना याद रहे, लेकिन जो हमें मिल रहा है उसके हिसाब से जो हम आपको बता पा रहे हैं, तो ये पेपर जो है पूरी तरीके से आपका फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन पे टिका हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैथ्स जो है वो पैटर्न बेस्ड पे टिका हुआ है। अगर आपने पैटर्न देखे होंगे, आप मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन तो आप मैथ्स के आराम से, और पीवाई क्यूज किए होंगे, पीवाई क्यूज की रिपीटेशन हमें देखने को मिलेगी पैटर्न, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पैटर्न। और मैथ्स हम जब क्लासेस भी लेते हैं, मैथ्स में हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को यही समझाते हैं कि यार कोई भी टॉपिक इंटीग्रेशन कर रहे हो, अलजेब्रा कर रहे हो, इसमें ट्रिक्स एंड पैटर्न्स है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। जिन टॉपिक में कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एओडी में कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, फंक्शंस में कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट से ज्यादा पैटर्न है। इस तरह का इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होता है, इस तरह का इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप उसको अगर ध्यान रखेंगे तो पेपर बहुत ही है। तो ये हमारा कल के पेपर का रिव्यू था। आज का फिर होगा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि अगर आपने आपको आज के पेपर का भी रिव्यू जरूर दें। तो आगे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों को ध्यान क्या रखना है बेटा, सिर्फ फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, कुछ भी भूलना नहीं, ठीक है। वेरी बेस्ट ऑफ लक जो आगे बच्चे जा रहे हैं। थैंक यू।